गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और अलग अलग एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के करंट अफेयर्स का वीडियो मैं बना चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा जाकर वो देख लीजिए। एमसीक्यू की फॉर्मेट में मैं उसको कवर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम या विपरीतार्थक रूप में है? तो जंगम का विलोम क्या होता है? आपका स्थावर। और देखिए, जो जड़ और चेतन है ये दोनों भी आपस में विलोम शब्द ही हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये भी दोनों पूछता रहता है। ठीक है, स्थावर और जंगम आपस में विलोम है और जड़ और चेतन ये आपस में विलोम है। गतिशील का आपका क्या होगा? स्थिर। निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है? देखिए, अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है? जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ए वाले में तो आपका अनुप्रास अलंकार है ही। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे सबसे लास्ट वाला है डी, जो है बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो पा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो रही है और सा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हो रही है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। लेकिन देखिए, जो बीच में दो हैं, पूत सपोत तो कौधन संचय और पूत कपूत तो कौधन संचय, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और सी। अगर बात करें ऑप्शन सी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय जग वाह पाए बौराय, तो इसमें देखिए क्या होता है, कनक जो होता है इसके दो अर्थ होते हैं, एक बार धतूरा है और एक बार सोना है। तो यहाँ पर जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अलग अर्थ होता है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। ये भी काफी पूछता रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो उपकार को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, जो नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतघ्न। बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप है बुराई। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो सजातीय और विजातीय दो शब्द होते हैं। विजातीय मतलब जो बाकी कैटेगरी से अलग हो। तो कॉफी, चाय और दूध ये तीनों आपके ड्रिंक्स हैं, यानी पीने वाले पदार्थ हैं, लेकिन भात आपका खाया जाता है, तो ये आपका भात इसमें सही आंसर होगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मिठास, ऑप्शन ए। और इसके अलावा जैसे वीर से क्या बनता है आपका? वीरता, ये भी काफी बार पूछ चुका है। मन से बनता है आपका ममत्व, और मीठे से आपका मिठास। ऊपर हमने देखा था बुरा से बुराई। दिए गए शब्दों में से विजातीय शब्द चुनकर लिखिए। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों नदियां हैं। विंध्य आपका क्या है? ये पर्वतमाला है, तो ये आपका अलग है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाए। लड़का का बहुवचन लड़के। निम्न शब्द का एक वचन बनाए। चिड़िया का चिड़िया, अड़ा, डा नहीं आएगा, अड़ा आएगा। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही होगा। निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टै बोल जाना, तो इसका अर्थ होता है आपका मर जाना। ठीक है, ऊपर देखते हैं 10वें का ऑप्शन ए वही है, मर जाना। निम्न शब्द का विपरीत या विलोम अर्थ बताइए। अशांत, तो अशांत का विलोम स्पष्ट है, क्या होता है आपका? शांत। आगे, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका क्या होता है? निशा। रात्रि के कुछ और पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आपका काफी आता है, विभावरी। देखिए, विभावरी जो शब्द है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है। इसका अर्थ होता है तारों भरी रात। ठीक है, तारों भरी रात के लिए विभावरी शब्द यूज किया जाता है। इसके अलावा रात के कुछ और पर्यायवाची, जैसे कुछ तो नॉर्मल है, रजनी है, एक और इंपॉर्टेंट है निशीथ। निशीथ भी काफी आता है। ठीक है, निशीथ, इसको याद रखिए, ये भी काफी पूछता रहता है। एक होता है यामिनी, यामिनी। इसके अलावा शर्वरी, शर्वरी भी काफी पूछता है। शर्वरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। शर्वरी के अलावा बताएं, एक त्रियामा, ये भी आया हुआ प्रश्न है। ये सब देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निकालकर लिख कर रखे हैं, तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आए हुए सारे प्रश्न है। और एक बात करेगा रैन, रैन, रैन जो शब्द है ये भी आपका रात्रि के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ रात के शब्द हैं। अगर इसके और हम ऑप्शंस देखें तो अंबर, अंबर मैंने कल आपको बताया था दो सेंस में यूज होता है। एक तो ये
कपड़ा के लिए यूज होता है, कपड़े के लिए, और दूसरा आकाश के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, अंबर। बात करें वसन, वसन और अंबर आपस में पर्यायवाची हैं। वसन आपका कपड़े को ही बोला जाता है, कल मैंने आपको वसन के पर्यायवाची बताए थे। हेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेम का अर्थ होता है आपका स्वर्ण या सोना। ठीक है, तो सोने के कुछ और पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। एक तो बहुत कॉमन है, वो सबने सुना ही होगा, आपका कंचन। इसके अलावा अगर बात करें हाटक, ठीक है, हाटक। हिरण्य, हिरण्य भी बहुत पूछता है, ठीक है, हिरण्य भी आया हुआ है, हिरण्य। जातरूप, जातरूप। चामीकर, चामीकर। पुष्कल, पुष्कल एक नया शब्द है। इसके अलावा एक और काफी अलग सा शब्द है, वो भी बता देता हूं, तामरस, तामरस। तामरस भी आपका सोने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको सोने के पर्यायवाची बता दिए जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछता रहता है। चामीकर थोड़ा सा नया है, जातरूप थोड़ा सा अलग है, और तामरस वगैरह आप देख लीजिए। पुष्कल भी थोड़ा सा एक नया शब्द है। आंखें चार होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यहां पर देखिए, वैसे तो इसका अर्थ होता है कि प्रेम में पड़ना, आंखें चार होना, लेकिन यहां पर जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो यही है आपका, एक दूसरे को देखना। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो पूत शब्द के साथ अगर देखेंगे तो कौन सा उपसर्ग आपको इसमें सही लगाएगा? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बताते हैं। तो क्या होगा आपका, का अगर मैं पूत से पहले लगाऊंगा तो क्या होगा? कपूत, यानी कुपुत्र। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इंपॉर्टेंट है, घर के पर्यायवाची भी काफी पूछता रहता है। तो निलय, सदन, निकेतन, ये तीनों आपके घर के पर्यायवाची हैं। निकेतन से वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है, अगर आपको याद हो, अनिकेत। अनिकेत किसके लिए बोला जाता है? अनिकेत उसके लिए यूज किया जाता है जिसका कोई घर ना हो, तो उसे अनिकेत बोला जाता है। भुवन जो शब्द है ये आपका संसार, संसार का पर्यायवाची है, संसार के लिए यूज किया जाता है। बाकी सारे आपके घर के पर्यायवाची हैं। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो इसमें कपड़े का पद परिचय क्या होगा? ये संपूर्ण कपड़ा जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक इसमें क्या है? धोता इसमें क्या है? क्रिया का, माफ कीजिए, कर्म है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला, 10 है आनंद जिसके दशानन रावण, यह कौन सा समास है? तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद या प्रथम पद और द्वितीय पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर श्री गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव जी के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से शब्द इसमें बनते हैं। धोती शब्द का बहुवचन रूप है, तो यह है धोतियां। देखिए मैंने आपको बताया था इकारांत शब्द, जो बड़ी ई की मात्रा से खत्म होते हैं, इकारांत मतलब ई से जिनका अंत होता है, उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उसका बहुवचन बनता है। तो धोतियां यहां पर सही हो। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, निरीश्वरवादी, ना पे छोटी ई की मात्रा, रा पे बड़ी ई की मात्रा, निरीश्वरवादी, ये किसको बोला जाता है? जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, एक तरह से नास्तिक का ही पर्यायवाची आप इसे मान सकते हैं। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? इंपॉर्टेंट है, ये बीएड के पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई थिंक राजस्थान में ही आया है, मैंने जब इसको चेक किया था। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार होता है, थोड़ा सा नया है, तो आप इसको देख लीजिए। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभास में कौन सी संधि है? तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? दीर्घ स्वर संधि होगी। मैंने आपको बताया था स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, सॉरी संधियां 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और आपका दीर्घ स्वर संधि। इस तरीके के 5 प्रकार इसके होते हैं। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। अगर बात करें तो ये आपका होगा सरला फल खाती है, तो कृतवाच्य में इसको इस रूप में इसका रूपांतरण हो जाएगा। इसमें देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कृतवाच्य में क्या चीज होती है? जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय आपका कर्ता होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है। इसमें क्रिया का संबंध सीधे सीधे आपका कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जो भी क्रिया का वचन होगा वो कर्ता के अनुसार ही होगा। तो सरला फल खाती है।
भाई बहन में कौन सा समास है? मैंने कहा था जहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। अच्छा बुरा, ठीक है, छोटा बड़ा, इस तरीके के जो युग्म वाले शब्द होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास कहां पर होता है? जहां पर प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। संख्यावाची अर्थात जैसे पंचवटी, ठीक है, त्रिवेणी, इस तरीके, चौराहा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वहां पर यह समास होता है। जहां पर आपका विशेषण और विशेष्य होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। बहुव्रीहि समास कहां पर होता है? जहां पर प्रथम और द्वितीय पद कोई पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी दशानन देखा था। तालाब का समान अर्थ देने वाला हमें बताना है, तो तालाब का अर्थ होता है आपका तड़ाक। तालाब के और क्या क्या होते हैं? एक तो आपका सरोवर होता है, एक जलाशय, जलाशय, इसके अलावा कासार, एक ये अच्छा शब्द है कासार, ये यूज किया जाता है। और एक काफी फेमस है पुष्कर, ये प्रश्न काफी आता है पुष्कर वाला। और पोखर, पोखर भी एक, पोखर आपका गांव वगैरह में ज्यादातर यूज करते हैं कि पोखर या तालाब पर चलते हैं। तो यही आपके तालाब के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डी, कांतार। कांतार यूज किया जाता है जंगल के लिए, ठीक है। इसके कुछ और पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं। विपिन, एक होता है काफी इंपॉर्टेंट अटवी, अटवी बहुत पूछता है, अटवी। और अरण्य, अरण्य तो सबको पता ही होगा, ये काफी कॉमन शब्द है अरण्य। इसके अलावा कानन, कानन भी बहुत ज्यादा आता है। कानन जो शब्द है ये भी आपका वन का या फॉरेस्ट का पर्यायवाची है। इसके अलावा बात करें पानी वगैरह और आकाश तो कॉमन है, सभी इसके पढ़ते ही हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का हमें समान अर्थ बताना है कि चंद्रमा का इसमें कौन सा सेम अर्थ है, तो ऑप्शन बी जो है आपका शशि, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के कुछ और पर्यायवाची की अगर बात करें तो जल्दी से बता देता हूं आपको। हिमांशु है, शशांक है, इंदु है, निशाकर, सुधाकर, इसके अलावा राकेश, राकापति, राकापति भी आया हुआ प्रश्न है, मयंक है, हिमकर, विधु, ये सारे आप, कलानिधि, कलानिधि इंपॉर्टेंट है, कलानिधि भी आपका चांद का ही पर्यायवाची है। तो ये सब कुछ चांद के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो गए। अब देखते हैं पैसेज। हमारे देश में त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों की याद में, सभी देश की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो अब हमारा देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, त्योहार मनाना किससे संबंधित है? तो ये सांस्कृतिक विविधता से आपका संबंधित है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है उससे संबंधित है। अगला देखते हैं 27वां, अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? तो किस ओर संकेत किया गया है? विभिन्न संप्रदाय, जो अलग अलग जो धर्म होते हैं उससे ट्रीट किया गया है कि जितने भी अलग अलग धर्म होते हैं वो भले ही भगवान तक पहुंचने का या मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता अलग है, लेकिन जो अंतिम गोल है वो सबका एक है, अंतिम लक्ष्य सबका एक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा है? तो शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। तो जो आप देखेंगे तो गणतंत्र दिवस आपका किसी से नहीं जुड़ा है, एक तरह से ये जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था उससे जुड़ा है, या जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था, माफ कीजिए लागू ही ज्यादा सही है, अपनाया तो हमने 26 नवंबर को था। त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं? तो त्योहार राष्ट्र को इसमें से किस तरीके का लाभ पहुंचाते हैं कि समन्वय वगैरह रहता है, यानी सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग इसमें करना होगा? तो इसमें देखिए आप प्रत्यय का उपयोग करना होगा। आपने देखा होगा सुता, सुता जो शब्द होता है ये स्त्रीलिंग बन जाता है, तो आपका आ प्रत्यय हमें इसमें लगाना होगा। अच्छा शब्द है। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न। देखिए एक दो लोगों के कमेंट आ रखे हैं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, मैं आप लोगों को जल्दी ही रिप्लाई दे दूंगा। उन्होंने पूछा था शायद 34 क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो सर को मैं बता दूंगा। 31वें का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन सी। 32वां जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें देखिए रीजनिंग के प्रश्न अच्छे हैं, तो आप लगाते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
अगला 33वां, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरल की मलयालम, ऑप्शन ए ही आपका ठीक है। गोवा में आपका कोंकणी बोली जाती है, ठीक है, कोंकणी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 34वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 36। 35वां, आकृति हमें बतानी है, इसका आंसर है डी। 36वें की बात करें अगर, तो 36वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि दिवाली को क्या बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी रंगों का त्योहार, और फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोला जाता है, दिवाली को बोला जाता है। 33वें की बात करें, कथन कारण वाला अनुसरण कौन सा करता है, इस ये वाला प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न पिछली बार भी आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। 37 का होगा शी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। 38वें की बात करते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में GYM को 2275 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस वाले प्रश्न का आंसर है डी 1980। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। 39वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी लोकिता। 40वें प्रश्न का आंसर है, उस विकल्प का चयन करना है जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो मिरर इमेज का एक प्रश्न है। 41, 40वां, माफ कीजिए, 40वें का आंसर है सी। 41वां, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 41वां, इसका आंसर है बी। इसको आप देख लीजिए, आराम से पॉज कर देख लीजिएगा। 42वां देखते हैं। 42वें का उत्तर है ऑप्शन बी 163। 43, 43वां देखते हैं। 43 का आंसर है सी DAT। 44वां देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है। 44 का आंसर है ए 83। इसका देखिए बता देता हूं, बाकी सारी आपकी जो है वो डिविजिबल नंबर है। 83 आपका डिविजिबल नहीं, यानी अभाज्य संख्या है, बाकी सारी आपकी भाज्य है। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। 45वें का आंसर है आपका बी ICSYP। अब बात करते हैं हम सामान्य जानकारी GS की। पहला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये इसके चेयरपर्सन थे इस मिशन के। 2 इसमें जो अलग मेंबर थे वो थे AV अलेक्जेंडर, और एक मेंबर और थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 इसमें मेंबर थे। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। 1942 में भारत आया था, लेकिन जो देखिए उस समय क्या चल रहा था, बैकग्राउंड बता देता हूं। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटेन और बड़े बड़े सुपर पावर इस विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे। भारत इसका फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि आपको पता है उस समय बहुत ज्यादा ब्रिटेन के ऊपर दबाव था, उसे भारतीय सैनिकों की जरूरत थी। भारत सरकार ने अपनी कुछ मांगे उनके आगे रखी, जिसके लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन क्रिप्स मिशन ने भारत की उन मांगों को नहीं माना और एक डेडलॉक बन गया, यानी कुछ भी चीज उसमें पॉसिबल नहीं हो पाई। और जब ये क्रिप्स मिशन फेल होता है, उसके बाद भारत में लॉन्च होता है अगस्त में 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है कि इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन का फेल होना इसका तात्कालिक कारण था। क्योंकि जो भारतीय लीडर्स रिलीफ चाह रहे थे वो क्रिप्स मिशन के द्वारा उनको नहीं दिया गया, तो इस पर कोई बात आगे नहीं बन पाई। जब ये फेल हुआ तब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इस दौरान क्या नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। भारत का सबसे अच्छा आंदोलन इसको माना जाता है, जिसने अंग्रेजों को पूरा एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। इसमें देखिए क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंट था, जब इसके प्रपोजल आए, जो इन्होंने क्रिप्स मिशन ने प्रपोजल दिया, महात्मा गांधी जी ने स्पेशली उसको मना कर दिया था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको मुझे इंग्लिश में तो याद है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, यानी एक डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक आप हमें दे रहे हैं,
और हम फ्यूचर प्रोमिसेस पर अब लाई नहीं करेंगे, हमें जो चाहिए अभी इंस्टेंट रिलीफ हमें चाहिए। महात्मा गांधी जी उस समय एकदम डिफरेंट मूड में थे। अगर आप शेखर बंदोपाध्याय की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन स्टेटमेंट आपको दिखेगा। तो 1942 में आपका ये आया था, ठीक है। और 1946 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आता है जिसका क्या नाम है, कैबिनेट मिशन, ये 1942 का है। तो ये कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित चीजें मैंने आपको बताई। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है कहां से शुरू हुआ था ये, तो मुंबई में एक मैदान है ग्वालिया टैंक, तो ग्वालिया टैंक का जो मैदान है वहां से ये स्टार्ट हुआ था। इस दौरान भारत के कई हिस्सों में पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकारें भी बन गई थी, जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर था। उड़ीसा का बंगाल का तामलुक था, माफ कीजिए, वहां पर भी पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकारें बनी थी। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो आपको पता होगा कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था, लेकिन अगर आपको दिसंबर के से किसी और महीने में कोई अधिवेशन दिखता था तो उसको विशेष आपका अधिवेशन बोला जाता था या स्पेशल सेशन बोला जाता था। तो सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी को 1929 के लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहां पर आप सभी को पता होगा सबसे फेमस प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है, जो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन है वो कहां पर रखा गया था, वो यहीं पर आपका पास हुआ था 1929 में लाहौर में। इसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, उसकी रूपरेखा भी या उसको जो एक तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लॉन्च किया था वो इसी सेशन में किया था, यानी उसकी जो एक तरह से पूरा तैयार किया गया था खाका वो यहीं पर तैयार आपका हुआ था। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू और भी प्रेसिडेंट बने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 1936 में दो बार, एक 1936 का स्पेशल सेशन हुआ था लखनऊ में, वहां पर जवाहरलाल नेहरू बने थे, और 1936 का जो दिसंबर का सेशन हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूं एनुअल सेशन होता था 1936 फैजपुर में, वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू आपके प्रेसिडेंट बने थे। तो एक तरह से तीन सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है। एक 1929 के लाहौर अधिवेशन की, बाद में 1936 का विशेष सेशन हुआ था लखनऊ में उसकी, और 1936 के एनुअल सेशन या वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने फैजपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, हो गए। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है। कहां पर? अहमदनगर में इनकी मृत्यु हुई है, और इनको दौलताबाद एक जगह है उसके पास में दफनाया गया है। औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता था? आलमगीर, ठीक है। कभी कभी इनको पूरा औरंगजेब आलमगीर भी लिखा जाता है। इसके अलावा ये अपने आप को जिंदा पीर या लिविंग सेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लिविंग सेंट, ये अपने आप को बोलते थे। औरंगजेब की अगर बात करें तो बहुत क्रूर शासकों में मुगलों के इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने कई सारे जो हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ा, जिसमें आपका काशी विश्वनाथ मंदिर एक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक केशव टेम्पल था जो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था, उसको भी इन्होंने मथुरा में तोड़ दिया था। और कुछ जो प्रश्न लगातार पूछता रहता है, जितने मुझे अभी अभी याद आ रहा है वो बता देता हूं। एक ये था कि कौन से मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा को इंस्क्राइब कराना बंद करा दिया था, यानी कलमा को लिखाना बंद करा दिया था, तो वो औरंगजेब ने ही किया था। इसके अलावा जो झरोखा दर्शन होता था, ठीक है, जो अपना गैलरी में आकर दर्शन दिया करते थे पब्लिक को, वो औरंगजेब ने बंद कर दिया था। औरंगजेब ने अपने कोर्ट में म्यूजिक को बिल्कुल बंद कर दिया था, यानी एक तरह से बहुत कट्टर या रूढ़िवादी शासक औरंगजेब को माना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब ने फतवा ए आलमगिरी ये भी कंपाइल की है, इसका संकलन किया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है, जो नवे सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी को उसने एक तरह से कैद किया और उसके बाद दिल्ली में लाकर उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था। दिल्ली में एक गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा, वो वहीं पर बना हुआ है। तो सिखों के बीच में काफी ज्यादा वो पॉपुलर है। सिखों में टोटल 10 गुरु हुए हैं, वो हमने पहले गुरु नानक जी का एक बार कवर किया था, तब मैंने आपको बताए थे। तो नवे सिख गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या की है वो औरंगजेब ने ही नई दिल्ली में की है। औरंगजेब के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 इमारतों का निर्माण कराया गया है। एक है मोती मस्जिद, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं, 1 मिनट। एक है मोती मस्जिद दिल्ली, ठीक है। जो देखिए मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। जो मोती मस्जिद आगरा में है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसके अलावा बीबी का मकबरा, ये सबने सुना ही होगा, बीबी का मकबरा, जो कि कहां पर? औरंगाबाद में स्थित है। इसको ताजमहल की एक बहुत बुरी नकल माना जाता है, तो ये इन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनवाया है। और एक चीज याद रखिएगा, इनकी वाइफ का जो नाम था वो था दिलरस बानो बेगम,
ठीक है, दिलरस, बानो बेगम, इन्होंने स्टार्ट कराया था, लेकिन इसको जो कमीशन किया था, पूरा जो कंप्लीट हुआ था, ये औरंगजेब के बेटे आजम शाह के टाइम में हुआ था। ठीक है, आजम शाह, तो उन्होंने इसको पूरा कमीशन किया था। तो ये औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, इसको याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा गया। ये आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला देखते हैं, कुछ रिवोल्ट या विद्रोह दिए हुए हैं। तो पावनवा या पवना रिवोल्ट 1873 ठीक है। दक्कन या डेक्कन एग्रीकल्चर रिवोल्ट ये भी ठीक है। सन्यासी विद्रोह देखिए ये गलत है, 1770-80 के आसपास ये माना जाता है। और इसकी जो मेन थीम है आपने देखा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ में हमें इस सन्यासी विद्रोह का जिक्र देखने के लिए मिलता है। 1770-1780 के दशक में ये हुआ था। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट या अंडाकार पथ पर इस तरीके की ऑर्बिट में पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो आपका सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड इसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो कौन से? 2019 को यह वर्ष घोषित किया गया था। और बात करें अगर 2024 की, तो 2024 को यूएन ने कौन सा ईयर बताया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स या कैमल्स, जो ऊंट की जितनी भी प्रजातियां होती हैं उसका अंतरराष्ट्रीय ईयर इस साल को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स मैंने आपको बता दिया, तो ऊंट से संबंधित इस बार ये थीम है 2024 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये आपकी नेशनल पार्टी नहीं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ आपकी 250 है। 238 मेंबर इसमें विभिन्न राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 12 आपके सदस्य इसमें नॉमिनेट या मनोनीत किए जाते हैं, जो अलग अलग फील्ड के में जिन्होंने काम किया होता है, जैसे क्रिकेट है, कला और भी क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया होता है। तो इसके 1/3 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं। इसके जो सदस्य उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में इसमें रिटायर होते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, जब हम रिपब्लिक डे अब मनाते हैं। आगे चलते हैं। 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो ये वीडी सावरकर द्वारा बनाई गई थी। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन था। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों की जो गूंज होती है, आपने देखा होगा कभी कभी जब हम आवाज लगाते हैं या कमरा अगर आपका खाली होता है तो आपकी आवाज गूंजती है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार होता है? रिफ्लेक्शन या परावर्तन इसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी आपने घाटियां भी देखी होंगी, जहां पर एक हाइट से अगर आप घाटियों में आवाज लगाते हैं तो ऐसा लगता है आपकी आवाज वापस आपको सुनाई दे रही है, वो यही कारण है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आपका नाइक्रोम उसमें यूज किया जाता है। टंगस्टन आपका कहां पर यूज होता है? बल्ब के फिलामेंट को बनाने में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। पीतल किस किस का मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की यह मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक। सौरमंडल के बाहर सीरीज नामक चमकीले तारे को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो जो सीरीज है इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस अयस्क है बॉक्साइट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार कौन से देश के पास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? बहुत रिपीटेड प्रश्न है, स्किन। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह अखबार चलाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, एक तो केसरी है, केसरी आपका मराठी भाषा में था, और एक निकालते थे ये मराठा। मराठा जो पेपर था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक बुक लिखी गई है, काफी फेमस, नाम है गीता रहस्य। ये जब इन्हें बर्मा की मेंडले जेल में भेजा गया था, ठीक है, मेंडले जब जेल में थे वहां पर इन्होंने एक किताब लिखी थी, गीता रहस्य।
इसके अलावा आपको इसमें एक और दिख रहे होंगे नाम, मदन मोहन मालवीय जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस क्यों जाने जाते हैं? 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इनके द्वारा की गई है। एक न्यूज़पेपर इनके द्वारा भी काफी इंपॉर्टेंट निकाला जाता था, नाम था द लीडर। ठीक है, द लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाया जाने वाला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ठीक है, आगे चलते हैं। और कहां पर? इलाहाबाद में पब्लिश ये किया जाता था। ब्राजील में विशाल कहवा या कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो इनको फजेंडा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आ चुका है, फजेंडा। देखिए वैसे भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्राजील दुनिया में कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ब्राजील में एक पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट। ठीक है, सेंटोस पोर्ट या सेंटोस बंदरगाह जो साओ पाउलो एक जगह पड़ती है ब्राजील में, उसके बाहर की तरफ स्थित है। तो सेंटोस पोर्ट को दुनिया का कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का इसे कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कॉफी की जाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म कॉफी की होती हैं, कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका, रोबस्टा। भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कॉफी भारत में कर्नाटक, कर्नाटक में प्रोड्यूस होती है। कर्नाटक में एक जगह है आपकी चिकमंगलूर। ठीक है, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर में सबसे ज्यादा कॉफी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इंडिया में लगभग सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटक से ही कॉफी का आता है। भारत दोनों तरह की कॉफी प्रोड्यूस करता है। उड़ीसा की भी एक, या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर है अराकू वैली। ठीक है, अराकू वैली, अराकू वैली में भी आपका अरेबिका जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अरेबिका में जो खुशबू होती है, अरोमा होता है, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसमें दादा भाई नौरोजी जी इसके लेखक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आज मैंने सुबह एक प्रश्न भी डाला था टेलीग्राम में, उसमें मैंने ये आपसे पूछा था कि इसमें से कौन से गवर्नर या वायसरॉय के कार्यकाल की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में औरंगजेब से की है। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके बारे में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो कैसे भारत से पैसा जो बाहर जा रहा था जिसका भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था, उसके बारे में इन्होंने इसमें बात की है। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रेट, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाले ये भारत के पहले पर्सन थे। अब देखते हैं कंप्यूटर, यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? तो अगर बात करें यूनिक्स की तो इसमें लिंट, कर्नेल, सी शैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी शैल आपका प्रोग्रामिंग टूल है, ऑप्शन सी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? जो विंडोज हमारे यहाँ विंडोज 10, विंडोज 11 आपके लैपटॉप में होती हैं, तो ये मल्टीटास्किंग पर आधारित है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज। लेकिन जो देखिए ओरेकल है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक OM यानी OS होगा, ये सॉफ्टवेयर OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अपाचे, लाइनेक्स, विंडोज, एंड्रॉइड सारे आपके, लेकिन जो अपाचे है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इन्होंने काफी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रश्न दे दिए। तो जो JVM है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। मैक OS तो आपका जो एप्पल के मैकबुक आते हैं उसमें ये यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, बाकी सारे आपके नोटपैड टाइप के उदाहरण हैं। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की जो बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, यानी मल्टी पीपल के लिए यूज किया जा सकता है इसको। और ये आपका कौन सा है? यूनिक्स। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयोगी होता है? तो मल्टीटास्किंग के लिए, यानी या मल्टी यूजर्स के लिए, ऑप्शन डी, बहुप्रयोगता। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो आपका विंडोज का जो बटन होता है इसके साथ अगर आप ई दबा देंगे तो ये आपका खुल जाता है। फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? तो विंडोज 9 आपका जारी नहीं किया गया है। विंडोज 7 में चयनित वस्तु या आइटम को हटाने और इसे रिसाइकल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कंट्रोल D, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन
सी लैंग्वेज में मान्य आइडेंटिफायर नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है? फर्स्ट नेम, ऑप्शन सी। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों का जो इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, तो यानी प्रोसेस जो है एक प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हुआ। ये पूरे कंप्यूटर के कुछ प्रश्न थे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है। आपको पता है मेन जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मोस्टली जो बस वेस्ट यूपी है आपका, वहां पर जो नोएडा वगैरह है, गाजियाबाद है, ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, गन्ना, जौ, लेकिन जो चावल है इसमें वेस्ट बंगाल फर्स्ट रैंक पर आता है इंडिया में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा बांध इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जो माफ कीजिए, एक मिनट, बडुआ जो डैम है, ठीक है, बडुआ जो डैम है ये आपका बांका बिहार में है, बांका बिहार। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उपस्थित है। तो देखिए आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है इसको पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता था और ये रामपुर में स्थित है। इसके अलावा कुछ और नक्षत्रशाला बता देता हूं उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। गीडा क्या है? तो गीडा है आपका गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। तो उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कागज का जो उद्योग है वो मथुरा, जालौन का है, स्पेशली कालपी में, वहां पर काफी ज्यादा ये फेमस है। इसके अलावा देखिए सहारनपुर में भी पेपर मिल्स वगैरह काफी मिलती हैं। यहां पर आपसे हस्त निर्मित कागज पूछा है तो जालौन का कालपी इसके लिए काफी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला, मुरादाबाद पीतल, ठीक है, फिरोजाबाद, देखिए चाकू आपका आपने सुना होगा रामपुरी चाकू, ठीक है। मेरठ में कैंचियां बहुत फेमस है, ठीक है, कैंचियां मेरठ की। और मेरठ एक चीज के लिए और फेमस है, स्पोर्ट्स गुड्स यानी खेल के सामान के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। यहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो अगर मिलाएंगे तो सोनभद्र में आपको लाइमस्टोन वगैरह, डल्ला चुर्क आदि फैक्ट्रियां इधर दिखाई आपको देंगी सोनभद्र मिर्जापुर वाली बेल्ट में। इलाहाबाद किसके लिए फेमस है? इलाहाबाद आपका शीशा बालू। ललितपुर तांबा, ललितपुर का कौन सा क्षेत्र है? ललितपुर के सोनराई एरिया में, सोनराई क्षेत्र में हमें तांबा या कॉपर देखने के लिए मिलता है। मिर्जापुर में आपको क्या मिलेगी? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले देखने के लिए मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 88 का डी आपका सही है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आपका हल्दिया तक है। और हल्दिया कहां से? प्रयागराज से हल्दिया तक। इसको नेशनल वाटरवे 1 का नाम दिया गया है। इंडिया का सबसे लंबा वाटरवे ये है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? सबसे पहले इलाहाबाद में यह आयोजित किया गया था, ठीक है, इलाहाबाद में। मैं आपको बता भी देता हूं, पूरे कांग्रेस के टोटल 9 सेशंस आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो मैं आपकी सबको नाम बता देता हूं और कहां कहां पर हुए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेशन देखिए जिसका प्रश्न पूछा गया 1888 इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल थे। इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले देखिए जो सेशन होता है 1887 का, वो होता है मद्रास में। यहां पर बताने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक फैक्ट ये हो गया। इसके बाद देखते हैं 1892 का सेशन, ये भी इलाहाबाद में होता है। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा सेशन लखनऊ में होता है आरसी दत्त की अध्यक्षता में। 1905 का बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 1910 में फिर इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। 1916 में लखनऊ सेशन अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जहां पर आपका मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हो जाता है, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जो सूरत में इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ था 1907 में, वो लखनऊ में पूरा हो जाता है। 1925 कानपुर सेशन सरोजनी नायडू क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की।
पहली महिला की अगर बात करें तो वो थी 1917 का सेशन हुआ था बनारस में, माफ कीजिए कैलकाटा में, 1917 में कैलकाटा का सेशन हुआ था, वहां पर थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू 1924 का कानपुर सेशन, 1936 में फिर जवाहरलाल नेहरू लखनऊ सेशन जो हमने पहले बात करी थी, और 1946 में मेरठ में सेशन हुआ था, आचार्य जेबी कृपलानी इसमें अध्यक्ष थे। तो ये टोटल 9 सेशन आपके लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हुए हैं। आई होप आपको रिवीजन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए मैंने आपको अभी बताया था 2 मोती मस्जिद हैं, एक है दिल्ली में, एक है आगरा में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है, दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। ठीक है, प्रश्न पूछता रहता है इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? शिगमो, घोड़े, घोड़े मोड़नी करके पूरा नाम है इसका, घोड़े मोड़नी, देखिए मोड़नी अगला आ गया, और जैता। तो इसमें से देखिए जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी शिगमो, घोड़े और मोड़नी ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो अवध के नवाब नवाब वाजिद अली शाह जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो तराई बेल्ट में जनजाति मिलती है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू जनजाति ही है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? तो रायबरेली के फुर्सतगंज में ये स्थित है। आगे चलते हैं। माफ कीजिए मैंने शायद रायबरेली बोल दिया, अमेठी में स्थित है ये, अमेठी में, इसके लिए माफी चाहूंगा, अमेठी के फुर्सतगंज में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो अच्छा देखिए प्रश्न इन्होंने बनाया है, तो किसको संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। गोकुल ग्राम योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित एक योजना है। इसके तहत जो गांव गांव जाकर गोवंश आपके होते हैं उसका निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक ये प्रोग्राम है, ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिले, ये इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है, रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, यानी किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है आपकी गाजियाबाद। ठीक है, जो वेस्ट यूपी का एक शहर है, यहाँ का लगभग जो जनसंख्या घनत्व है वो है 3971 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो गाजियाबाद इसका सही आंसर है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एवियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो ये IVRI है बरेली में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली इज्जतनगर, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। दलहन शोध संस्थान आपको कहां पर मिलेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में देखने के लिए मिलेगा। तो यही कुछ संबंधित आज के करंट अफेयर्स थे, और जैसे मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ये सारी जानकारियां थी, और जो पूरा प्रैक्टिस सेट था आज हमने कवर किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आने वाले समय में आपको और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।